हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट थर्ड। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। ओबी वाली जो प्लेलिस्ट है हमने उसमें सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो आज उसमें हमारी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट थर्ड और लास्ट इसकी क्लास होने वाली है मोटिवेशनल थ्योरीज। तो इसे स्टार्ट करेंगे हम। ये क्रिस आर्ग्रिस की, ये हमने पढ़ ली थी, ये फिर से आ चुकी है। बस नाम ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे बताया बस इसको याद रखिएगा। स्पाउस थ्योरी, ठीक है, उस पे बात करता है ये। 4 कॉमन वैल्यूज पे बात करता है ये। मॉडल 1 मॉडल 2 बोलते हैं इसको, सिंगल लूप डबल लूप के नाम से भी इसे जाना जाता है। विलियम आउची का भी पढ़ लिया है हमने, थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन है, इंटीग्रेटेड मॉडल है मोटिवेशन का, ठीक है। उसके बाद में इसमें assumption है कि बिल्ड होता है कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, डेवलपमेंट होती है स्किल्स की, कलेक्टिव डिसीजन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ न्यू थ्योरीज को, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि डेसी एंड रायन ने दी है। इसके अंदर 2 टाइप्स है। फर्स्ट आती है कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी, सेकंड है ऑर्गेनिस्मिक इंटीग्रेशन थ्योरी। कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी ये 3 फैक्टर पे बात करती है। ये पूछा जाता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कार, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। इसको ऐसा कुछ करने का है नहीं, IEA है तो वही है ये, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आइए से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है। एक मैक्रो थ्योरी है जो कि ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनैलिटी पे बात करती है। कंसर्न्स पीपल्स इनहेरेंट ग्रोथ टेंडेंसी एंड इनेट साइकोलॉजिकल नीड्स। ये कंसर्न करती है पीपल की जो इनहेरेंट ग्रोथ होती है उसकी टेंडेंसी पे, और जो इनेट साइकोलॉजिकल नीड्स है उन पे ये बात करती है। कंसर्न क्या है इसका कि इट इज कंसर्न विद द मोटिवेशन बिहाइंड चॉइसेस पीपल मेक विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड इंटरफेरेंसेस। SDT यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी फोकस करती है डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिटरमाइंड पे ये बात करती है, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी। कंपिटेंस यानी कि सीक टू कंट्रोल द आउटकम एंड एक्सपीरियंस मास्टरी। इसमें क्या बात की जाती है, कंट्रोल करने आउटकम को और एक्सपीरियंस करना मास्टरी को। रिलेटेडनेस यानी कि विल टू इंटरेक्ट, बी कनेक्टेड टू एंड एक्सपीरियंस केयरिंग फॉर अदर। ऑटोनॉमी मीन्स है डिजायर टू बी कोजुअल, ठीक है, कैजुअल एजेंट्स ऑफ वंस ओन एंड एक्ट इन हार्मोनी विद वंस इंटीग्रेटेड सेल्फ। तो फर्स्ट थिंग हमारी कंपिटेंस में बात करती है, सेकंड बात करती है कंपिटेंस यानी कि ये बात करता है कि ये क्या करती है, आउटकम को कंट्रोल करती है और एक्सपीरियंस करती है मास्टरी को। रिलेटेडनेस यानी कि ये रिलेट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, कनेक्ट करेगी और एक्सपीरियंस करेंगी आपस में और दूसरे लोगों के साथ में, ठीक है। ऑटोनॉमी यानी कि ओन वन ओन्स लाइफ। इसमें क्या बात होती है, ये इंटीग्रेटेड सेल्फ पे बात करती है, ठीक है। डेसियन वेंस टेक्निक्स नोट दिस डज नॉट मीन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ये औरों के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कंपिटेंस समझ रहे हो आप, ये सब खुद कंपिटेंस मतलब कि वही कंपटीशन जैसी बात है, कंपटीशन में खुद सुपीरियर होना, ठीक है। ये इस पे बात कर रहा है, ये सब में आपस में बात कर रहा है जुड़ने की, और ये ऑटोनॉमी पे बात कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं है अदर्स के लिए। SDT सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, उसके अंदर हमने बात की कंपिटेंस यानी कि ये मास्टरी, बीइंग या फीलिंग इफेक्टिव एट वंस एक्टिविटी पे बात करता है। ऑटोनॉमी हैविंग अ चॉइस, एंडोर्सिंग वंस ओन बिहेवियर पे बात करता है ये। रिलेटेडनेस कनेक्टेड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे बात करता है। अब हम पढ़ेंगे CET यानी कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी। कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी समझिएगा, ये कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी उसी के अंदर थे ये, ठीक है। सेकंड, ओके, कहा गया वो स्लाइड।
वन सेकेंड है ना, कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज को लेके, कोई भी चीज। ये हो गया, ठीक है। और इसको भी हम यहीं पे सेट कर देंगे, ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी पे। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसके साथ लिंक्ड है? रिलेटेडनेस थ्रू द हाइपोथेसिस दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो वाला जो हमने पढ़ा वही बात हो रही है। इसमें इसकी क्या प्रॉब्लम है कि इक्विटी थ्योरी है, इज दैट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस पे बात नहीं करता इंडिविजुअल की नीड, वैल्यू एंड पर्सनैलिटी में, ठीक है। ये मतलब इनटू अकाउंट डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस इंडिविजुअल नीड, वैल्यू, पर्सनैलिटी के ऊपर पर्सनली इंडिविजुअली बात नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन पर्सन में परसीव अ सर्टेन सिचुएशन एज इनइक्विटेबल व्हाइल अनदर डजंट, यानी कि जो एक पर्सन की जो सिचुएशन होती है वो परसीव होती है, बट इन मतलब हर कंडीशन में जरूरी नहीं है ना कि वो चीज परसीव ही हो, ठीक है। तो वो बात की गई, इसमें इंडिविजुअली पे बात नहीं की गई। ओ आई टी जो हम देखेंगे, ऑर्गेनिस, ओ आई टी क्या था? ऑर्गेनिस्मिक इंटीग्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये क्या बात करता है? इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस दैट ऑफन वेरी, जो वेरी करते हैं टर्म्स ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी। Externally regulated behavior is the least autonomous. It is performed because of external demand or possible reward. Such action can be seen to have externally perceived locus of causality. ये least autonomous है, ये किस पे बात करता है? इसमें क्या परफॉर्म किया जाए? एक्सटर्नल डिमांड की वजह से, पॉसिबल रिवार्ड्स की वजह से इसे परफॉर्म किया जाता है। ये जो एक्शंस होते हैं ये एक्सटर्नली परसीव्ड होते हैं, ठीक है। और इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ये क्या है? डिस्क्राइब टेकिंग ऑन रेगुलेशन टू बिहेव बट नॉट फुल्ली एक्सेप्टिंग, फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बताता है कि रेगुलेशन एज योर ओन, ठीक है। ये रेगुलेशन जो है आपके खुद के, ये रेगु बिहेवियर पे तो बात करता है बट फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता है इस बात को। इन्होंने क्लेम किया है कि बिहेवियर नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है रेगुलेशन बाय कंटिजेंट सेल्फ एस्टीम, साइटिंग ईगो इन्वॉल्वमेंट एज अ क्लासिक फॉर्म ऑफ इंट्रोजेक्शन, kind of behavior where people feel motivated to demonstrate ability to maintain self worth। ये वाला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कार जैसे बताया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इजी है, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा ओ आई टी वाला, ओ आई टी में हमने पढ़ा था कि आई टी में हमने पढ़ा था ये रहा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और मोटिवेशन पे ये बात करता है, ठीक है। तो हम वही चीज देख रहे हैं। Externally regulated behavior, introjected regulator of behavior, regulation through identification, integrated regulation, इस पे ये बात करता है। Regulation through identification mean a more autonomously driven form of, ये extrinsic motivation का ही पार्ट है, उसे ही इसे बताया गया है, ठीक है। इसको हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। वो थ्योरी है, आप देखिएगा थ्योरी। अगर आपको जब नोट्स बनाने हो तब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बाकी समझाने के लिए मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, उसमें हमने वो वाला पढ़ लिया है। हम 3 फैक्टर्स को पढ़ेंगे, मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं आपको याद है ना? मोटिवेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर क्या है? यहाँ पे हमारे मोटिवेशन फैक्टर है मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब इनके रेगुलेटरी स्टाइल की बात की गई है, एक्सटर्नल रेगुलेशन, इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंटीग्रेशन। ये एक्सट्रिंसिक की बात हो रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बताया कि ये 4 टाइप्स का होता है एक्सट्रिंसिक वाला, तो वही है ये। फर्स्ट है इसका एक्सटर्नल रेगुलेशन, सेकंड है इंट्रोजेक्शन, थर्ड है आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ है इंटीग्रेशन। एक्सटर्नल रेगुलेशन मींस एक्सटर्नल की बात हो रही है यहाँ पे कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू मोटिवेशन की बात की गई है, कंप्लायंस की और रिएक्टेंसेंस की यहाँ पे बात की गई है। इंट्रोजेक्शन में यहाँ पे बात की गई है ईगो इन्वॉल्वमेंट की।
फोकस किस पे, अप्रूवल फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स की बात की गई है। और आइडेंटिफिकेशन में समझ रहे नाम से पर्सनल इंपॉर्टेंस की बात की गई है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्टिविटी की बात है, सेल्फ एंडोर्समेंट ऑफ गोल्स की बात है, इंटीग्रेशन एक साथ एकता। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस की बात की गई है, सिंथेसिस कंसिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई। इंट्रिंसिक में आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट, इनहेरेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद में आता है अमोटिवेशन। अमोटिवेशन में क्या बात की गई है, लेक ऑफ परसीव कॉम्पिटेंस, लेक ऑफ वैल्यू, नॉन रिलेवेंस। आएगा तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कौन सा किसके अंदर आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको इसके थ्रू समझाना, अच्छा समझा, बेटर समझा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये वाली भी कंप्लीट। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ और मॉडल है। ठीक है, तो वो तो हो गए हमारे, ये हमने जो थ्योरीज पढ़ी। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे कौन कौन सी थ्योरीज है, किस किसने दी है। एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा, मैं देख लेती हूँ कुछ स्लाइड में छूटा तो नहीं है हमारा, हमने सब कवर कर लिया ना इस स्लाइड से। 1 सेकेंड। ओके, सो हमारा फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है थ्योरीज। ठीक है, हम देखेंगे इसके अंदर कुछ थ्योरीज जो हमने पढ़ी, उनको एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार शॉर्ट में। क्या क्या पढ़ा हमने, मोटिव एंड नीड वाली हमने पढ़ी, मास्लो की है जिन्होंने दिया है, हायरार्की ऑफ नीड दी है, साइकोलॉजिकल बात की, सेफ्टी, सोशल ईगो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ईगो के जगह पे यहाँ पे सेल्फ एस्टीम भी आ जाता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस में ही याद कीजिएगा। एक्सपेक्टेंसी रूम ने दिए, आप इसको अगर आप स्पेशली फॉर नेट डीआरएफ कैंडिडेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीवाईक्यू देख लीजिएगा आप आए हुए हो, या फिर आप आपका अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी थ्योरी किसने दी है, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगी। एक्सपेक्टेंसी रूम ने दी है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे शॉर्टली देख रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में एंड में दिक्कत ना है। व्रूम वर्क होगा वही आपको किसकी ओर लेके जाएगा, अपनी परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड्स की ओर। ठीक है, इक्विटी थ्योरी एडम ने दी है। इन्होंने क्या बात की कि एम्प्लॉय स्ट्राइव करता है, इक्विटी चाहता है वो कि मतलब जो जितना वो परफॉर्म, जितना उसका इनपुट है उतना ही उसको आउटपुट मिले। ठीक है, बिटवीन देमसेल्फ एंड अदर एम्प्लॉय, सबके बीच में इक्वली हो सब कुछ। गोल सेटिंग दी है लोके एंड लेथम ने। इन्होंने क्या बात की है कि स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट गोल्स कंसिस्टेंसी जो होती है वो, मतलब अगर आपके कोई स्पेसिफिक या डिफिकल्ट गोल्स है उसकी कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर कंसिस्टेंटली अगर आप वो लीड कर रहोगे आप उसकी ओर, तो वो आपको किस ओर लेके जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और ये बेटर परफॉर्मेंस देन इजी गोल्स और नो गोल्स। एक है कॉग्निटिव इवेल्युएशन जो कि डेजी ने दिया है, आज ही हमने पढ़ा। किस पे बात करता है ये, एक्सटर्नल एलिमेंट्स अफेक्ट इंट्रिंसिक नीड, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स एंड सेटिस्फेक्शन। वर्क डिजाइन एक्मैन एंड ऑल्डमैन, ये बच रहा है, ये अभी हम करेंगे। ठीक है, ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, पूछा ही जाता है। ठीक है, कैसे पूछा जाता है, सबसे मेन यही से क्वेश्चन बनेगा, या तो ये पूछेगा जॉब डिजाइन हैकमैन एंड ऑल्डमैन ने दिए, ऑल्डम ने दिए। ठीक है, और कैसे पूछेगा कि ये थ्योरी है जो ये किसकी है, तो ऑप्शंस होंगे, तो हमें वहां पे बताना होगा ये कि ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी है। ठीक है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है, स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, फीडबैक एंड ऑटोनॉमी। रीइंफोर्समेंट बीएफ स्किनर ने दिया है। ठीक है, इन्होंने कैसे बताया कि मैनेजर शुड पॉजिटिवली रीइंफोर्स होने चाहिए एम्प्लॉय के बिहेवियर डेट उनको पॉजिटिव आउटकम की ओर लेके जाएंगे। तो हमारा बस बज रहा है वर्क डिजाइन, जो अभी हम देख लेंगे, ये रहा वो। एकमैन एंड ऑल्डम ने जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल बताया। इनके कोर डायमेंशन है, क्वेश्चन बस यहीं से बनेगा इसका। ठीक है, स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी और टास्क सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये कोर डायमेंशन है।
अब ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स क्या है इसके, कि मीनिंगफुल ऑफ वर्क, और इसका आउटकम क्या आएगा कि आपको हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हाई जो परफॉर्मेंस की ओर लेके जाएगा अगर आप में ये कोर डायमेंशन से। अगर आप ऑटोनॉमी पे बात करते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, ये आपको हाई जॉब सेटिस्फेक्शन की ओर लेके जाएगा। ठीक है। फीडबैक, ये क्या होता है, अपना रिजल्ट होता है नॉलेज का, और ये इससे क्या होगा, आपको लो एब्सेंटीज और टर्नओवर होगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप भी अच्छे से काम करेंगे, हर चीज आपको पता रहेगी, तो वो वाली चीज आएगी नहीं कि आपको एक एम्प्लॉय को छोड़ के जाना पड़े। ठीक है। तो ये थी हमारी सारी मोटिवेशनल थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे लीडरशिप थ्योरीज को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।